वेलकम एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग से। हमारा 5th सेम का जो सब्जेक्ट है। इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस देख लेते हैं कि हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट में, क्या क्या टॉपिक्स है जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। वो सभी का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे इस सब्जेक्ट में आपके पास कुल मिला के 5 कोर्स आउटकम है। अलग अलग कोर्स आउटकम का अलग अलग पर्पस है। जिसमें पहला कोर्स आउटकम जो हम लोग आज इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वो है हाइड्रोलॉजी से संबंधित पहला कोर्स आउटकम, जिसमें 2 लर्निंग आउटकम्स हैं। हाइड्रोलॉजी मतलब साइंस ऑफ वाटर। ये हाइड्रोलॉजी से संबंधित हमारा जो पहला कोर्स आउटकम है, जिसमें पहला लर्निंग आउटकम है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है और बारिश को कैसे कैसे अलग अलग मेथड से नापा जाता है। तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। एक्चुअली क्या है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग के अलावा एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। हमारा जो पहला कोर्स आउटकम है वो एक्चुअली इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से संबंधित है ना। तो हाइड्रोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज हाइड्रोलॉजी? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजी है क्या? हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर विच डील्स विथ which deals with occurrence, distribution and circulation of water in the earth atmosphere and its surface। ठीक है। हाइड्रोलॉजी क्या है? ऐसी साइंस है पानी की जो किस चीजों से डील करती है कि पानी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका विभाजन कैसा कैसा है, उसका सर्कुलेशन किस प्रकार से है, और उस पूरे पृथ्वी पर की सरफेस पर उसके वातावरण में सभी जगह पर पानी क्या क्या सफर तय करता है, क्या क्या चीजें पानी के साथ होती है, ये सभी चीजें डील करता है हमारा हाइड्रोलॉजी। ठीक है। हाइड्रोलॉजी इन सभी चीजों से डील करता है। ठीक है। अभी हाइड्रोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हमको जिस बात को जानना जरूरी है वो है, जो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है उसको हमको समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको आम भाषा में मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे वाटर साइकिल के नाम से। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल क्या होता है ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। पर अगर इसकी एक डेफिनेशन अगर बोली जाए तो इट इज द साइकिल in which water converts from one form to another। एक रूप से पानी दूसरे रूप में तब्दील होता है इस वाटर साइकिल में।
जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक मान लो पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक आपका ग्राउंड वाटर है, यहाँ मान लो आपकी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, सूरज, बादल हैं, विंड है, बादल है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, हम किसी भी एक पॉइंट से चलते हैं, मान लो पानी यहाँ से एवेपोरेट हुआ, ठीक है, मतलब वाष्पीकरण हुआ पानी आपका इधर से, है ना, सूरज की वजह से पानी यहाँ से एवेपोरेट हुआ, भाप बन गया, क्लाउड, ठीक है, बन के विंड से इधर गया, पहाड़ से टकराया, पानी आपका नीचे बरस गया, ठीक है। बरस के क्या होगा, कुछ पानी बहेगा, कुछ पानी पोर्स में से नीचे जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, कुछ पानी रेस्ट वापस से एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पानी बह के वापस से इस नदी में या नाले में मिल जाएगा, ठीक है। अगर बड़े स्ट्रक्चर में अगर अपन ऐसे पूरे पृथ्वी के लेवल पे अगर बात करें तो जैसे समुद्र से पानी वाष्पीकृत होता है, जमीन पे आता है, जमीन पर गिरता है, और जमीन पर गिरने के बाद में कुछ पानी जगह अंदर चला जाता है, कुछ बह जाता है, बह के नदी नालों में मिलता है, जमीन के अंदर का पानी भी आगे नीचे बहते बहते नदी नालों में मिलता है, और वो नदी नाले वापस जाके आपके समुद्र में मिल जाते हैं। तो एक दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि टोटल पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से स्टार्ट होके बैक टू सी अगेन, ये पूरा जो पाथ है पानी का समुद्र से शुरू होके समुद्र तक वापस आने का, ये आपका पूरा का पूरा एक वाटर साइकिल बनाता है, ठीक है। अब इस वाटर साइकिल में पानी के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे सबसे पहली, अगर पानी गिरने से हम स्टार्ट करें, तो अगर पानी गिर रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। जब पानी गिरेगा, तो पानी गिरेगा तो सबसे पहले क्या होगा, पेड़ पौधे बिल्डिंग इन सब में पानी जाके रुक जाएगा, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद जो पानी पेड़ पौधे या घर या बिल्डिंग्स या कमर्शियल स्ट्रक्चर में अटक गया है, उसके बाद में कुछ पानी वहां से फिर वहां इकट्ठा होकर फिर वापस जमीन पे गिरेगा, तो उसको हम बोलते हैं थ्रू फॉल, ठीक है। इसके बाद में जो पानी जमीन पर गिर चुका है, तो कुछ पानी जमीन पे से ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा, तो वो हमारा क्या आएगा, इनफिल्ट्रेशन। जो पानी जमीन के अंदर नहीं गया, वो पानी जमीन के ऊपर बहेगा, तो उसको हम कहेंगे रन ऑफ, ठीक है। फिर जो पानी आपका रन ऑफ में है या पेड़ पौधों पर है, कुछ पानी वापस अ, अपना एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे, ये नदी नालों से, सरफेस सोर्स से, बिल्डिंग से, पेड़ से जो पानी पेड़ यूज करता है, पानी जो पेड़ उपयोग में अपने लेता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वो वाटर लॉस जो कि प्लांट से हो रहा है अपने खाना बनाने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हमने इन्फिल्ट्रेशन देख लिया, रन ऑफ देख लिया, ठीक है। तो इस ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं आपकी होती हैं एक वाटर साइकिल के अंदर। इसके बाद और भी सारे टर्म्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे रह के
जैसे जैसे आगे चलेंगे जैसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी जब हमने ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग का हमने देखा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, अभी हमको ये देखना है कि एक कैचमेंट एरिया क्या होता है। ये समझने की बात है। एक टर्म में मैं आपको बताता हूँ जो है हमारी कैचमेंट एरिया। ठीक है, इससे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द एरिया which drains off water into the river। ठीक है, ये वो एरिया है जिस एरिया से पानी इकट्ठा होके नदी में जाके बहता है। अभी देखिए, जैसे इमेजिन करो कि जो हमारा लैंड है वो पूरा का पूरा इवन तो रहता नहीं है, सब कुछ अनइवन टाइप का होता है। जैसे अगर ये पहाड़ टाइप के मान लो आप, तो ऐसे ऐसे करके लैंड कुछ भी आपका होएगा। ठीक है, अभी देखो ये पहाड़ की ये टॉप चोटी है, इसको हम बोलते हैं रिज। इससे नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इससे देखो, है ना। और ये जो है, जैसे ये इस पहाड़ की टॉप चोटी है तो इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, ये दो पहाड़ के बीच में जो भी पानी गिरेगा वो क्या होगा कि वो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, और पूरा इकट्ठा होके कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ एलिवेशन, मतलब सामने से अगर अपन पहाड़ को देखें तो ये आपका एलिवेशन है। ठीक है, तो ये दो रिज लाइन के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है हमारा कैचमेंट। इसको जैसे अगर अपन टॉप व्यू में देखें, मान लो ये कोई भी एक ऐसा एरिया है। ठीक है, अभी ये देखो, जैसे रिज लाइन जो बनाई थी, मान लो एक रिज लाइन ये है और एक रिज लाइन ये है। ये जो रिज लाइंस है इनको मैं ऐसा बना दिया है पेपर के अंदर, प्लान है ये, है ना। तो आप ये देखोगे कि अब ये जो पानी है ये दो रिज लाइन के बीच में आ रहा है। ये आपकी रिज लाइन 1 है, ये रिज लाइन 2 है, तो ये मैंने बना दी और ये बना दी 2। तो यहाँ का ये पूरा का पूरा पानी इसी तरह से यहाँ पे इस एरिया में नीचे आता जाएगा और फिर अलोंग द ग्राउंड स्लोप ये बहते बहते कहाँ जाएगा, आपके नदिया नाले में। ठीक है, इस रिज पॉइंट के अलोंग जो लाइन होती है इसको अपन कहते हैं रिज लाइन या कहते हैं डिवाइड लाइन। डिवाइड लाइन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैचमेंट एरिया समझ में आया होगा। कैचमेंट एरिया एक ऐसा एरिया है, बेसिकली कैच करते हैं अपन उसी प्रकार से जैसे हम लोग पानी को कैच करने वाला एरिया, कि जिस एरिया के बीच में पानी इकट्ठा होकर एक पॉइंट में जाएगा और फिर उसके बाद वहां से बहते बहते जो भी आपके शहर का नदी या नाला है जाके एंटर करेगा, तो वो आपका होता है कैचमेंट एरिया। ठीक है, आई बात समझ? चलो, बहुत बढ़िया बात है। अभी हम लोग ये देखेंगे, देखो अभी हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद के सिलेबस में जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अभी समझने वाली बात ये है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने अभी देखा कि जो अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि पानी के अलग अलग फॉर्म में बहुत सारे रास्ते तय करता है। पर क्या आपने सोचा, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो ज्यादातर बारिश होती है, पर क्या पानी है वो सिर्फ बारिश के फॉर्म में गिरता है या कोई और तरीका भी है कि जो पानी जमीन पर गिरेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये चीज जानने की जरूरत है कि कितने फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब जितने भी तरीके से पानी पृथ्वी पर आए, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका जो आप सभी लोगों को पता है वो है रेनफॉल, मतलब बारिश। ठीक है,
अब ऐसी पानी की बूंद, वाटर ड्रॉपलेट ऑफ साइज, वाटर की बूंद जिसका साइज 0.5 mm से 6 mm तक है, ठीक है, ये लिख रहा है आपको 0.5 mm से 6 mm तक है, ऐसी पानी की बूंद जिसका साइज 0.5 mm से 6 mm तक है, वो आपकी कहलाती है बारिश। ठीक है, ये बहुत मुख्य तरीका है जिससे उसमें वर्षा होती है। भारत में मेनली मुख्यतः वर्षा या जो प्रेसिपिटेशन होता है वो वर्षा के रूप में ही होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनफॉल। ठीक है, अब रेनफॉल इंटेंसिटी के हिसाब से, इंटेंसिटी मतलब अपने वेग के हिसाब से, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, रेनफॉल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटेंसिटी, और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ रेनफॉल, टाइप। जैसे अगर 1 घंटे में 0 से 2.5 mm पर आवर पानी बरसता, मतलब 1 घंटे में 2.5 mm पानी बरसता है। अब ये पानी mm में कैसे नापते, क्या करते हैं, हम लोग तो आगे देखेंगे, पर अभी के लिए आप लोग ये जान लो कि 0 से 2.5 mm पर आवर अगर पानी बरसता है तो उसको हम कहते हैं लाइट रेनफॉल। ठीक है, और अगर 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर बरसता है तो हम उसको कहते हैं मीडियम रेनफॉल। आप लोगों ने ये चीज़ तो सुनी होगी ना, पेपर में भी आती है कि आज इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर वर्षा हुई। तो वही, अगर 1 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से 7.5 मिलीमीटर बरसात होती है तो अपन उसे कहते हैं मीडियम बारिश। ठीक है, और अगर 7.5 mm पर आवर से ज़्यादा पानी रहता है तो अपन उसे कहते हैं हैवी रेनफॉल। ठीक है, अगर किसी भी दिन 2.5 mm से ज्यादा पानी बरसता है एक पर्टिकुलर में, तो उसको हम कहते हैं कि आज रेनी डे था, मतलब बारिश वाला दिन था आज। ऐसा नहीं कह सकते कि कम बारिश हुई है, बारिश वाला दिन था। ठीक है, अभी दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है कि आसमान पानी गिर रहा है, जिसको हमने पहला फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन बोला रेनफॉल। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है स्नो। स्नो मतलब बर्फ, है ना। ये क्या होते हैं, ऐसे आइस क्रिस्टल्स होते हैं विथ डेंसिटी 0.06 से लेके 1.5 ग्राम पर सीसी, है ना। इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सीसी। नॉर्मल डेंसिटी इसकी होती है, नॉर्मल एवरेज 0.1 ग्राम पर सीसी, मतलब पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम सीसी। तो पानी से काफी हल्की होती है बर्फ। ठीक है, तो ऐसी बर्फ, ऐसे आइस क्रिस्टल जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, उसको हम कहते हैं स्नो, SNOW। ठीक है, तीसरा फॉर्म हो सकता है ग्लेज। ठीक है, ग्लेज का मतलब क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि आसमान से बारिश गिरी, और बारिश गिर के, अब बहुत ठंड का मौसम है, तो बारिश गिर के ऐसे बॉडी पे जाके गिरी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम था। तो फिर क्या होगा, अगर 0 डिग्री से कम है तो क्या होगा, वो जो बारिश की बूंद है वो जम जाएगी, पर वो गिरी बूंद के फॉर्म में थी, पर जमीन पर गिर के वो जम गई। तो ऐसे आइस क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं, ग्लेज। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट comes in contact with surface having temperature less than 0 degree Celsius, this water droplet converts to ice crystal। ठीक है, और इस आइस क्रिस्टल को क्या कहते हैं, नोन एज
ग्लेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको अपन? ग्लेज कहते हैं। When water droplet comes in contact with surface having temperature less than 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस वाटर ड्रॉपलेट का क्या होता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? ग्लेज। ठीक है, अगली है सीट। ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। पानी गिर रहा था और पानी गिरते गिरते सूख गया, मतलब पानी की बूंद गिर रही थी और गिरते गिरते वो इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो बर्फ बन गई। तो बाहर की कोटिंग में तो उसमें क्या रहेगा, बर्फ रहेगी, और अंदर क्या रहेगा? पानी रहेगा। तो इस प्रकार की पानी की बूंद को अपन क्या कहते हैं? स्लेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्म है पांचवा, हेल। हेल मतलब देसी भाषा में बोले तो ओले। ठीक है, लंप ऑफ आइस क्रिस्टल ऑफ साइज 8 mm और मोर। ऐसा बर्फ का टुकड़ा जिसका साइज 8 mm से भी बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? अगर 8 mm से छोटा है तो हम लोग उसको स्नो बोल देते हैं, पर 8 mm से बड़ा है तो ओला या हेल बोलते हैं। ठीक है, और आखिरी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हमारा है ड्रिजल। अब ड्रिजल में क्या होता है कि ऐसे वाटर ड्रॉपलेट ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm, 0.5 mm से भी कम उसका साइज हो और इंटेंसिटी हो लेस देन और इक्वल टू 1 mm पर। देखो 1 mm पर आवर मतलब लाइट रेनफॉल की कैटेगरी में हो और उससे भी कम हो और साइज भी छोटा हो। तो अगर सिंपल भाषा में समझो तो जो फुरफुर बारिश नहीं होती है, उस प्रकार की बारिश क्या कहते हैं? ड्रिजल कहते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन है, पानी जो है धरती पर, हमने देखा कि 6 तरीके से गिर सकता है। रेनफॉल के फॉर्म में गिर सकता है, जो साधारण हमारी बारिश है। बर्फबारी के फॉर्म में गिर सकता है। ग्लेस के फॉर्म में गिर सकता है कि पानी के फॉर्म में गिरा और जगह आके जम गया। स्लीट के फॉर्म में गिर सकता है कि पानी गिरते गिरते ही रास्ते में जम गया, अंदर पानी है बाहर बर्फ है। हेल मतलब ओले के फॉर्म में गिर सकता है और ड्रिजल के फॉर्म में गिर सकता है। ठीक है, ये हमने सभी तरीके देखे कि बारिश कैसे कैसे गिर सकती है। अब जो अब ये आपके मन में सवाल भी आया होगा या आपने सुना भी है आसानी से कि अब बारिश नापते कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पेपर में आया कि आज इतने सेंटीमीटर बरसात हुई, आज साधारण वर्षा से कम वर्षा हुई या ज़्यादा वर्षा हुई। तो हम लोग के इसमें अगला टॉपिक है जो कि है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, की रेनफॉल को नापा कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि रेनफॉल को नापा कैसे जाता है। इस लेक्चर में हमें ये देखें कि रेनफॉल कितने तरीके से, या रेनफॉल बोले या प्रेसिपिटेशन कितने तरीके से इस धरती पर गिरता है, जो कि 6 तरीके हैं। अब इनको नापा कैसे जाता है, ये चीज़ हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।